नमस्कार दोस्तों, अचीवर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के एमसीक्यू का पार्ट 2, जिसमें आज फिर हम अच्छे से 20 क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें अपने ने 20 क्वेश्चन अच्छे किए थे। आज फिर और अच्छे में 20 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता में कई प्रकार से पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं, है ना। चाहे वो राजस्थान गवर्नमेंट के एग्जाम हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो, चाहे वो RSM-SSB हो, चाहे वो RPSC हो, SSC हो, रेलवे हो, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ रखे हैं। तो शुरू करें। देखो, पहला क्वेश्चन अपना क्या है? हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। पहला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है ना। देखो, इस चीज को अपने देखते हैं। अपने शरीर में दोस्तों आरबीसी होती है, ठीक है। आरबीसी में एक प्रोटीन होती है ना भाई। अपने शरीर में रक्त होता है, रक्त में क्या होती है? आरबीसी। आरबीसी में एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के केंद्र भाग में एक लौह धातु पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लौह धातु उपस्थित होती है, जो कि किस अवस्था में होती है? Fe+2 अवस्था में होती है। इस अवस्था को अपने बोलते हैं फेरस अवस्था। किस अवस्था में होती है? फेरस अवस्था में होती है। और इसी लौह धातु के कारण रक्त का रंग क्या होता है? रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। रक्त का रंग कैसा होता है दोस्तों? लाल होता है। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है? तो उसका आंसर देना होता है आयरन, है ना। क्या उपस्थित होता है? आयरन। आयरन आयरन जिसका सिंबल होता है Fe, है ना। निकल का सिंबल क्या होता है दोस्तों? Ni। कोबाल्ट का सिंबल क्या होता है? ये। कॉपर का सिंबल क्या होता है? Cu। Cu का मतलब होता है क्यूप्रम, है ना। क्यूप्रम से ये कॉपर लिया गया है। कोबाल्ट, निकल, Fe का मतलब होता है फेरम। फेरम, है ना। क्या होता है? फेरम। फेरम से क्या है? ये आयरन का सिंबल लिया गया है। यानी आयरन, लोहे का जो लेटिन नाम था वो फेरम था, कॉपर का जो लेटिन नाम था, लेटिन जो नेम था वो क्या था? क्यूप्रम था। तो वहां से Cu ले लिया और यहां से फेरम ले लिया। तो अपना जो क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है क्या? आयरन। रक्त है, रक्त में आरबीसी है, आरबीसी में एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, और उसके केंद्र भाग में लौह धातु पाई जाती है, जो कि Fe+2 अवस्था, फेरस अवस्था में पाई जाती है, और इसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन में क्या हो गया? लोहा। तो इससे अपने रिलेटेड कई क्वेश्चन देखे, ठीक है। चले आगे, चलो। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? दूसरा क्वेश्चन है अपना, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? देखो दोस्तों, एक तत्व होता है, ये एक परमाणु ले लो। परमाणु के बीच में एक पार्ट होता है जिसे अपने कहते हैं नाभिक। जिसे अपने क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं, है ना। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। नाभिक के चारों तरफ क्या होती है? नाभिक के चारों तरफ ऊर्जा कक्षाएं होती है। नाभिक के चारों तरफ क्या होती हैं? ऐसे एनर्जी लेवल्स होते हैं। नाभिक के चारों तरफ ऊर्जा कक्षाएं होती है। इन ऊर्जा कक्षाओं को हम बोलते हैं कोश, है ना। और नाभिक के चारों तरफ इन ऊर्जा कक्षाओं में कौन घूमते रहते हैं? इन ऊर्जा कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। कौन घूमते रहते हैं? इन ऊर्जा कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ठीक है। तो एक परमाणु है, परमाणु के बीच में एक केंद्र भाग है जिसे अपने बोलते हैं नाभिक। नाभिक के चारों तरफ कोश होते हैं। कोश में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं, ठीक है। अब देखो अपना क्वेश्चन क्या है, द्रव्यमान संख्या क्या है। देखो, किसी भी परमाणु में उपस्थित, है ना, परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो योग होता है उसे उसका क्या बोल देते हैं? द्रव्यमान संख्या कह देते हैं, है ना। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से हम न्यूक्लियॉन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? न्यूक्लियॉन के नाम से जानते हैं, न्यूक्लियॉन के नाम से। यानी द्रव्यमान संख्या हमें क्या बताती है? द्रव्यमान संख्या हमें यह बताती है कि उस परमाणु में, उस तत्व में कितने कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना। जबकि एक वर्ड और आता है, परमाणु क्रमांक, जिसे अपने बोलते हैं एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। द्रव्यमान संख्या, इसे अपने बोलते हैं मास नंबर। इसे अपने क्या बोलते हैं? मास नंबर। जबकि परमाणु क्रमांक, इसे अपने बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हमें क्या बताता है? एटॉमिक नंबर हमें यह बताता है कि उस तत्व या परमाणु में कितने प्रोटॉन उपस्थित है, कितने प्रोटॉन उपस्थित है,
ये बताता है एटॉमिक नंबर, जबकि उस तत्व में कुल कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित है ये हमको कौन बताएगी, द्रव्यमान संख्या बताएगी, है ना। जैसे मैं कह देता हूं कैल्शियम, कैल्शियम कितने नंबर पर आता है, आप कह दोगे 20 नंबर पर, यानी कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक है एटॉमिक नंबर 20 है, इसका मतलब उस कैल्शियम में 20 क्या है, प्रोटॉन है। लेकिन द्रव्यमान संख्या की बात करें तो उसमें कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं, यही उसकी क्या होगी, द्रव्यमान संख्या होगी। जैसे क्लोरीन की द्रव्यमान संख्या 35 होती है, यानी उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग कितना है, 35 है। समझ में आई बात। तो यहाँ पे सबसे सही आंसर कौन सा होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन द। चलो, स्टोरेज बैटरियों में प्रयुक्त धातु है ना। जैसे गाड़ी होती है, कार हो गई, बस हो गई, है ना, अपनी मोटरसाइकिल हो गई, है ना, इनमें जो बैटरियां होती है वो कौन सी बैटरी होती है, वो होती है लेड एक्यूमुलेटर सेल, जिसे अपने बोलते हैं सीसा संचायक सेल, है ना। वो एक प्रकार की स्टोरेज बैटरियां ही हैं। जैसे एक्साइड की बैटरी हो गई, लिव फास्ट हो गई, अब तो बहुत सारी आने लग गई। एक्साइड तो आपने सुन रखा होगा। अब ये जो बैटरियां होती है ना दोस्तों, है ना, उन बैटरियों में क्या होता है, ऐसी प्लेट्स होती है। ये प्लेट्स किसकी यूज की जाती है, ये प्लेट्स यूज की जाती है शीशे की, है ना। किसकी यूज की जाती है, पीबी की, लेड जिसे अपने बोलते हैं सीसा, शीशे की ये प्लेट यूज की जाती है। और इसके अंदर जो केमिकल भरा जाता है वो भरा जाता है H2SO4। क्या भरा जाता है, H2SO4, जिसे अपने बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो स्टोरेज बैटरियों में प्रयुक्त क्या है, सीसा है, सीसा स, जिसे लेड कहते हैं, लेड, है ना, लेड। और इसका सिंबल क्या होता है, पीबी होता है, पीबी। पीबी का मतलब क्या है, पीबी का मतलब होता है प्लम्बम। पीबी का मतलब क्या है, प्लम्बम दोस्तों, है ना। और एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है, Al। जस्ता, जिंक सिंबल क्या है, Zn। तांबा सिंबल क्या है, Cu। Cu का मतलब क्यूप्रम। पीबी का मतलब प्लम्बम। यानी जो सीसा है, लेड है, उसका प्राचीन नाम क्या था, प्लम्बम। प्राचीन नाम बोले तो लैटिन नाम क्या था, प्लम्बम था। समझ में आई। तो स्टोरेज बैटरियों में अपने सीसा यूज करते हैं, सीसा यूज करते हैं, लेड यूज करते हैं। तो स इसका आंसर होगा। बाकी देखो सेल होता है, सेल के सेटअप में और भी बातें निकल के आती हैं, अभी आप इतना ध्यान रखो। चलो, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है। चौथा क्वेश्चन क्या है, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है। सोडियम है, पोटेशियम है, सीजियम है, या उपर्युक्त तीनों है। तो देखो तीनों है ना, वो चाकू से काटी जा सकती है। सबसे सही आंसर क्या होगा, तीनों। बच्चे जल्दीबाजी में सिर्फ सोडियम कर देते हैं। सोडियम को अपने चाकू से काट सकते हैं, पोटेशियम को अपने चाकू से काट सकते हैं। सीजियम होती है ना, सीजियम, सीजियम की खासियत होती है, सीजियम हो गया, गैलियम हो गया, ये वो धातुएं हैं जो रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर, कमरे का ताप कितना माना जाता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कमरे के ताप पर तो ये ठोस अवस्था में रहती है, लेकिन बॉडी टेम्परेचर पर, है ना, शरीर के ताप पर, शरीर का ताप कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। शरीर के ताप पर ये, है ना, द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसको भी अपने चाकू से काट सकते हैं। तो द इसका सबसे बेस्ट आंसर है। एक तो ये बात आपको पता चली, ठीक है। सोडियम की बात करें तो सोडियम का सिंबल होता है Na। पोटेशियम की बात करें तो इसका सिंबल होता है K, और सीजियम का सिंबल होता है Cs। यानी सोडियम का पुराना नाम क्या है, प्राचीन नाम क्या है, लैटिन नाम क्या है, तो उसका आंसर होता है नेट्रियम। क्या आंसर होता है, नेट्रियम होता है। पोटेशियम का क्या नाम है, केलियम। क्या है, केलियम, केलियम, ठीक है। और ये तो सीजियम हो गया, है ना, सीजियम तो कोई पुराना नाम नहीं, सीजियम से ही Cs लिया गया है, ठीक है। तो कभी कभार पूछ लेते हैं पोटेशियम के लिए प्रतीक क्या है, K का मतलब क्या है, Na का मतलब क्या है, तो यहाँ पे ये भी बात ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं। एक बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है ना। आपको पता होता है बल्ब जो होता है, बल्ब, पुराने बल्ब की बात कर रहे हैं, अब तो देखो CFL, LED वगैरह ये यूज करने लग गए हैं। बल्ब में ऑर्गन और नाइट्रोजन गैस भरी जाती थी, है ना, ऑर्गन और नाइट्रोजन गैस भरी जाती थी। एक तो बात ये ध्यान रखनी है अपने को, बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, ये भी अपने से पूछ सकता है। तो उस समय आंसर देना होता है ऑर्गन और नाइट्रोजन की गैस भरी जाती है। दूसरा, बल्ब का जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट, फिलामेंट बोले तो तंतु। फिलामेंट एक इंग्लिश वर्ड है ना, फिलामेंट जो है वो एक इंग्लिश वर्ड है ना, फिलामेंट एक इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब हो गया तंतु। बल्ब का जो तंतु होता है ना, वो किसका बना होता है, वो बना होता है दोस्तों टंगस्टन का, है ना, टंगस्टन का बना होता है। और ये जो टंगस्टन होता है इसका सिंबल होता है W, W, जिसे आपने वोल्फ्रेम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, वोल्फ्रेम, है ना, इंग्लिश में नाम इसका है वोल्फ्रेम। यानी W के लिए जो सिंबल यूज करता है, यानी इसका प्राचीन नाम, पुराना नाम, लैटिन नाम कौन सा है, वोल्फ्रेम है,
ठीक है, तो टंगस्टन इसका सबसे सही आंसर है। एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, ये टंगस्टन होता है ना, इसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है, तो इसका गलनांक कितना होता है? इसका गलनांक होता है लगभग 3422 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। कभी कभी लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड भी लिखा हुआ आ जाता है। एग्जैक्ट देखा जाए तो गलनांक कितना होता है? 3422 डिग्री सेंटीग्रेड इसका गलनांक होता है, यानी इस ताप पे जाके ये क्या होगी? पिघलने शुरू होगी। चलो यहां तक ये बातें समझ में आई। तो एक बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना है? तो आंसर क्या होगा? द। 5 क्वेश्चन समझ में आए। देखो काफी बातें आपको साथ में सीखने को भी मिल रही है, इसको नोट करते जाना, है ना। नोट कर लोगे ना? चलो, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका, जिसे अपने बोलते हैं विनेगर, विनेगर, है ना। सिरका जिसे अपने क्या बोलते हैं? सिरके को इंग्लिश में बोला जाता है विनेगर, विनेगर, सिरका। चाट पपड़ी खाने जाते हैं अपने, तो वो जो ठेले वाला होता है वो चाट पपड़ी अपने के लिए बना के देता है, तो उसमें ज़्यादातर विनेगर यूज करते हैं। जैसे चाउमीन, है ना, अपने ये खाते हैं तो चाउमीन वगैरह में क्या है? विनेगर यूज करते हैं खट्टापन लाने के लिए, जिसे अपने सिरका बोलते हैं। तो विनेगर में जो एसिड होता है ना, वो होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है, एसिटिक अम्ल है, वो किस में पाया जाता है? विनेगर में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड की बात करें तो ये किस में होता है? दूध में होता है, ये बात ध्यान रखना। फॉर्मिक एसिड की बात करें, फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है ना। और सिट्रिक एसिड की बात करें तो खट्टे फल होते हैं ना, खट्टे फल दोस्तों, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल होता है, सिट्रिक एसिड होता है ना। सिट्रिक एसिड होता है, वो किस में होता है? खट्टे फलों में होता है। तो और भी क्वेश्चन देखने को मिले, 4 क्वेश्चन देखना अपने पूछ सकता है। दूध में कौन सा अम्ल है? लैक्टिक अम्ल, है ना। एसिटिक अम्ल किस में उपस्थित होता है? सिरके में। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में। सिट्रिक अम्ल खट्टे फलों में होता है। तो ये भी अपने कर सकते हैं। चलो, किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? सबसे ज्यादा समस्थानिक देखो दोस्तों, है ना, सर्वाधिक समस्थानिक की बात करें ना अपने, तो जिनोन और सीजियम, इन दोनों के समस्थानिक लगभग दोनों के समस्थानिक बराबर होते हैं, 36 होते हैं, है ना। तो इसमें आंसर जिनोन भी सही है और सीजियम भी सही है दोस्तों, है ना। लेकिन ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लेता कि सबसे अधिक, है ना, सबसे अधिक स्थायी समस्थानिक किसके हैं? स्थायी, जिसे अपने बोलते हैं स्टेबल। तो उस समय अपने को आंसर देना होता है, सबसे अधिक स्थायी समस्थानिक होते हैं टिन के। टिन का सिंबल होता है SN, जिसे हम स्टेनम बोलते हैं, स्टेनम, है ना, स्टेनम, SN जिसे अपने स्टेनम कहते हैं। इसके सबसे अधिक स्थायी समस्थानिक होते हैं, जो कितने होते हैं? 10 होते हैं। जो कितने होते हैं? 10 होते हैं। ये जिनोन होता है ना, जिनोन, इसके स्थायी समस्थानिक तो 9 ही है ना। बाकी जो बचे हुए हैं 27, 9 तो हो गए स्टेबल, है ना, और 27 जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, है ना। और जब कोई सीजियम में एक होता है ना, वो होता है स्टेबल, और बाकी जो 35 बचे होते हैं वो अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है ना। अनस्टेबल का मतलब कुछ तत्व या परमाणु ऐसे होते हैं जिनके नाभिक से अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित होती रहती है, यानी उनका नाभिक अस्थायी होता है। ऐसे तत्वों को अपने रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं, है ना, रेडियो सक्रिय पदार्थ या रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं, है ना। तो ऐसे नाभिक को अस्थायी नाभिक माना जाता है। तो इसमें 27 तो रेडियो एक्टिव है ना, और 35 इसमें रेडियो एक्टिव है ना। 9 और 1 है, वो क्या है? स्थायी है, वो अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन नहीं कर रहा है ना। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा? किसी तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक, तो जिनोन और सीजियम दोनों सही है, और मोर करेक्ट माने तो कौन सा होगा? जिनोन होगा, क्योंकि जिनोन में स्थायी क्या है? ज्यादा है, सीजियम में स्थायी तो एक ही है ना। ऐसे में डिसाइड करना हो तो जिनोन को प्रायोरिटी दो आप फर्स्ट, सेकंड नंबर पर किसकी तरफ जाएंगे? सीजियम की तरफ। बाकी ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर वो एक ऑप्शन में जैसे हाइड्रोजन की जगह दे देगा, है ना, बोथ, है ना, A and B ऐसे दे देगा। तो उस समय अपने A और B दोनों क्या करना है? ये सबसे सही आंसर हो जाएगा, ये देना चाहिए था उसको, है ना। ऑप्शन में हाइड्रोजन दे दिया तो ये देना चाहिए था बोथ A and B। तो जिनोन और सीजियम दोनों में 36 होते हैं। लेकिन यही क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, सबसे अधिक स्थायी समस्थानिक किसके हैं? स्टेबल आइसोटोप्स किसके हैं? तो उस समय अपने को आंसर देना होता है टिन के, है ना, टिन के। समस्थानिक क्या होते हैं ये तो आपको पता है ना।
समस्थानिक वो होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1h1, 1h2, 1s3। इनके देखो ये परमाणु क्रमांक नीचे वाले परमाणु क्रमांक को शो करते हैं, ये तो समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है, तो ये एक दूसरे के क्या है, समस्थानिक है। और सबसे कम समस्थानिक हाइड्रोजन के देखने को मिलते हैं और एकमात्र हाइड्रोजन ऐसा होता है जिनके समस्थानिक के अलग अलग नाम होते हैं। इसका नाम प्रोटियम है, इसका नाम ड्यूटीरियम है और इसका नाम क्या है, ट्राइटियम है ना। आगे आ जाएगा ऐसा क्वेश्चन हाइड्रोजन का, तो उसमें अपने अच्छे से कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक है, जिनोन और सीजियम दोनों के सर्वाधिक समस्थानिक है 36-36। तो ऑप्शन चेंज कर लो, हाइड्रोजन की जगह लिख लो बोथ ए एंड बी। हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं वो सबसे कम होते हैं, है ना। और फिर भी अगर ऐसा दे दे तो आप जिनोन की तरफ जाना। और सबसे अधिक स्थायी समस्थानिक कौन है, तो वो है टिन। ठीक है, चलो। मोनोजाइट निम्न में से किसका अयस्क है, तो मोनोजाइट जिसका अयस्क होता है वो होता है थोरियम, है ना। थोरियम का अयस्क क्या होता है, मोनोजाइट होता है, मोनोजाइट। और यूरेनियम का जो अयस्क होता है वो क्या होता है, यूरेनियम का जो अयस्क होता है वो होता है पिंच ब्लेंड, है ना। पिंच ब्लेंड जो है वो यूरेनियम का अयस्क है। पिछले वाले, है ना, आपके प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन आया था। यूरेनियम का जो अयस्क है वो है पिंच ब्लेंड और मोनोजाइट जो अयस्क है वो किसका होता है, थोरियम का। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है। देखो, धातुओं का एक गुण होता है जिसे अपने बोलते हैं तन्यता, है ना। तन्य को इंग्लिश में बोला जाता है डक्टाइल। डक्टाइल धातुओं का एक गुण होता है जिसे अपने बोलते हैं तन्यता, है ना। और गुण को अपने क्या बोल देते हैं, तन्यता, जिसे अपने कहते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी जो धातुओं का एक गुण होता है जिसे अपने बोलते हैं तन्यता। ये है क्या, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसको खींचकर एक तार में बदला जा सके, इस गुण को अपने तन्यता कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं, है ना। यानी धातुओं को खींचकर हम किस में बदल सकते हैं, एक तार में बदल सकते हैं, एक वायर में बदल सकते हैं, इसे अपने डक्टिलिटी, तन्यता कहते हैं। तो सबसे अधिक जो तन्य होती है, डक्टाइल होती है, वो कौन होती है, वो होता है सोना, है ना। सोना, है ना। 1 ग्राम सोने से, 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो, इतना ज्यादा तन्य होता है। और दूसरे नंबर पर जो तन्य होती है वो होती है चांदी। वो कौन होती है, चांदी। सोने के लिए जो सिंबल होता है वो क्या होता है, AU। AU जिसे अपने बोलते हैं ओरम। चांदी के लिए जो सिंबल होता है वो होता है AG। AG को अपने बोलते हैं अर्जेंटम, है ना। सोने के लिए जो सिंबल है वो है ओरम और चांदी के लिए जो सिंबल है वो है अर्जेंटम। और सबसे अधिक जो तन्य होती है वो होती है सोना। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा अपने तार बना सकते हैं। तन्यता धातुओं का गुण है जिसके कारण धातुओं को आप खींचकर एक तार में क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। ये बात आपको दिमाग में बैठी है। आगे चलते हैं, मीना माता रोग बीमारी किस धातु के प्रभाव से हुई है। तो देखो, आर्सेनिक है। आर्सेनिक क्या है बताओ, आर्सेनिक तो एक उपधातु है। पारा Hg जिसे अपने हाइड्रेजीरम बोलते हैं, हाइड्रेजीरम, ये ठीक है। निकल, निकल एक धातु है। लेड, Pb एक धातु है, ठीक है। ये बात समझ में आई। पारे का सिंबल होता है Hg, यानी इसका प्राचीन नाम था हाइड्रेजीरम, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो जो पारा होता है ना, पारा, उसकी वजह से एक रोग हो जाता है, उस रोग को अपने बोलते हैं मीना माटा रोग। ये एक तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग होता है जिसमें मांसपेशियों में जकड़न आ जाती है, व्यक्ति की सुनने की, देखने की क्षमता कमजोर होने लग जाती है, मेमोरी भी धीरे धीरे वीक होती है। मान लो किसी माता को ये रोग होता है तो उसका जो बच्चा होता है वो विकृत पैदा होता है। तो बड़ी खतरनाक बीमारी है जो कि 1956 में सबसे पहले जापान में देखने को मिली थी, है ना। इस रोग का नाम क्या था, मीना माटा रोग, है ना। तो मीना माटा रोग किस तत्व की वजह से होती है या किस धातु की वजह से होती है, तो आंसर क्या देना होता है, पारा Hg। कहानी समझ में आई। चलो, चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है। चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है। अब ये क्या चीज है देखते हैं। देखो,
देखो चलो कर लेते हैं यहाँ पे। देखो एक वर्ड आता है जिसे अपने बोलते हैं, एक वर्ड आता है जिसे अपने बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ये चूना है, चूना जिसे अपने लाइम कह देते हैं, या चूना पत्थर है। ये चूना पत्थर है जिसे अपने बोल देते हैं लाइम स्टोन। देखो अब तो क्या है, घरों में पीओपी, वाल पुट्टी ये होने लग गई, लेकिन पुराने ज़माने के जो घर होते थे ना, जब दिवाली या होली आती थी तो हम घरों की पुताई करते थे। पुताई हम किससे करते थे? कली से करते थे, कली से। मार्केट से चूना पत्थर लेके आते थे, घर में एक पुरानी मटकी खोजते थे, उसमें पानी भरते थे, फिर वो चूना पत्थर उस मटकी में डाल देते थे, है ना, और उसको एक ढक्कन से ढक देते थे। फटाके छूटते थे, उसके अंदर आवाज़ें आती थी, धुआं निकलता था और वो कली तैयार हो जाती थी, है ना। पुराने ज़माने में ये चीज़ें आपने सुन रखी होगी, नहीं तो देख भी रखी होगी। इतने तो आप मतलब नए नहीं हो, है ना, इतनी चीज़ें तो आपने देख रखी है। आज भी गाँवों में घरों की पुताई होती है, वो इस चूने से होती है और बड़ा ठंडा रहता है घर इससे, है ना। जितना पीओपी और वाल पुट्टी से नहीं होता ना, उतना चूने का घर होता ना, बड़ा ठंडा रहता है। चलो तो कैल्शियम, वो जो चूना पत्थर अपने मार्केट से कड़ी लेके आते हैं ना, जो चूना पत्थर लेके आते हैं, वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। अब इस कैल्शियम ऑक्साइड में आप क्या करोगे? जल मिलाओगे। जल मिलाओगे ना तो ये गर्म होगा और एक प्रोडक्ट बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। इसी को अपने लाइम वाटर कहते हैं, लाइम वाटर, जिसे चूना पानी के नाम से जानते हैं, चूना पानी, है ना, जिसे अपने कड़ी के नाम से भी जानते हैं मारवाड़ी में। और इसी का उपयोग घरों की पुताई करने में किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है? द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला भी ध्यान रखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये रिएक्शन भी ध्यान रखना। चूने के पानी, है ना, लाइम वाटर जो है, लाइम वाटर है, उसका फॉर्मूला क्या है? लाइम वाटर का फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस। अगर आपको लाइम स्टोन पूछ ले, चूना पत्थर पूछ ले कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है, तो आप कैल्शियम ऑक्साइड दोगे। क्या दोगे? कैल्शियम ऑक्साइड नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड लिखोगे, कैल्शियम ऑक्साइड लिखोगे। दो क्वेश्चन ध्यान रखना, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये नहीं है, क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलो 12वां क्वेश्चन देखते हैं। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ध्यान रखना, लोहे का जो जंग लगना है वो उदाहरण होता है ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन जिसे अपने ऑक्सीकरण बोलते हैं। अवकरण को हम रिडक्शन बोलते हैं, रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। बहुलीकरण को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कह देते हैं, पॉलीमराइजेशन। और जस्तीकरण को हम गैल्वेनीकरण कह लेते हैं, गैल्वेनाइजेशन कह देते हैं। ये बात आपको एक समझ में आई। अब एक मजेदार बात और बताता हूं। जैसे लोहा है, आपने कोई पुराना लोहा है वो छत पे रख दिया, या जो कोई लोहे की वस्तु है वो काम नहीं आ रही है उसको छत पे रख दिया। छत पे रखोगे तो वो लोहा है, वो जल के संपर्क में आएगा, ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, और एक निश्चित समय के बाद में, है ना, उस लोहे पर एक प्रोडक्ट बन जाएगा जो कि ये होगा Fe2O3.X2O। इसे रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग का, अच्छा आपसे एग्जाम में पूछेगा क्या जंग का सूत्र क्या है? तो जंग का सूत्र यही होता है दोस्तों, जंग जो होती है, रस्ट जो होती है, रस्ट जंग, उसका जो सूत्र है वो यही है, ठीक है, Fe2O3.X2O। अब लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर अपने क्या कर देते हैं? लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर अपने जिंक, जस्ते का क्या कर देते हैं? लेप कर देते हैं, है ना। और इसे ही अपने जस्तीकरण कहते हैं, जस्तीकरण, इसे ही अपने जस्तीकरण कहते हैं, या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, है ना, गैल्वेनाइजेशन कह देते हैं, गैल्वेनाइजेशन कह देते हैं। स्पेलिंग थोड़ी मैं सही लिख देता हूँ। इसे ही अपने क्या कह देते हैं? जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन कह देते हैं, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन बोल देते हैं इसी को। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, इसे ही गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। तो इसका सबसे सही आंसर क्या है? ऑक्सीडेशन, है ना। ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, और इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या है? ऑक्सीकरण है। तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है तो
तो ऑक्सीडेशन इसकी सबसे, चांदी का काला पड़ना, तांबे की ऊपर हरी परत का बनना, लोहे पे जंग लगना, ये तीनों अभिक्रियाएं ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होती है। ध्यान रखना दोस्तों। किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें जिस धातु का प्रयोग किया जाता है वो होता है नाइक्रोम, है ना, जिसमें निकल, क्रोमियम और कुछ मात्रा आयरन की होती है। यह एक मिश्र धातु है जिसका उपयोग विद्युत इस्त्री में किया जाता है। एक मिश्र धातु है जिसका उपयोग विद्युत इस्त्री में किया जाता है। देखो ये आयरन होती है दोस्तों, आयरन के अंदर देखो एक पत्ता होता है ना, ये पत्ता अभ्रक का बना होता है। किसका बना होता है? अभ्रक, जिसे अपने बोलते हैं माइका। अभ्रक की एक खासियत होती है, ये विद्युत धारा को तो अपने अंदर से पास नहीं होने देती है, लेकिन ऊष्मा की बहुत अच्छी क्या है, चालक है। ये ऊष्मा अपने अंदर से क्या होने देती है, पास होने देती है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, ये नाइक्रोम का तार होता है, यूं नाइक्रोम का क्या होता है, यूं तार होता है इसमें, है ना। अब जब हम नाइक्रोम के तार में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो एक फॉर्मूला होता है H = I² RT। जब भी आप किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो आपने कितनी धारा प्रवाहित की, उस तार का प्रतिरोध कितना है और कितने समय के लिए धारा प्रवाहित की, ये सब मिलकर, है ना, उस तार में क्या उत्पन्न करते हैं। उस तार में H मतलब होता है हीट उत्पन्न करते हैं, हीट, ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। और अपने को पता है अभ्रक जो होता है वो ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, तो इससे ऊष्मा बाहर निकल जाती है, करंट बाहर नहीं निकलती है। और ये अभ्रक का पत्ता होता है, ये लोहे की प्लेट से चिपका हुआ होता है, इसी कारण वो लोहा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ये फंक्शन होता है किसका, इलेक्ट्रिक प्रेस का, जो पुराने जमाने में आती थी लोहे वाली, है ना। तो नाइक्रोम का तार इसमें यूज करते हैं और विद्युत ऊष्मा के चालन के लिए अपने, है ना, अभ्रक धातु का यूज करते हैं, अभ्रक। यहां तक अपने को कहानी समझ में आई होगी। चले आगे, चलो। भारत की मिट्टी में दो तत्वों की कमी उर्वरकों के उपभोग को अधिक आवश्यक बनाती है। ये दो तत्व कौन से हैं, है ना। भारत की मिट्टी में दो तत्वों के उर्वरकों के उपभोग को अधिक आवश्यक बनाती है। ये दो तत्व कौन से हैं? तो वो दो तत्व हैं फॉस्फोरस और नाइट्रोजन। वो दो तत्व कौन से हैं? फॉस्फोरस और नाइट्रोजन, है ना। फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की कमी बहुत कम देखने को मिलती है। इस कारण क्या होता है, अपने बाहर से क्या करते हैं, जो तत्व होते हैं उनको क्या करते हैं, मिलाते हैं। जैसे यूरिया मिलाते हैं। यूरिया जो होता है वो नाइट्रोजन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। इसमें जो नाइट्रोजन है वो कितनी होती है, 46% होती है ना। उर्वरक के रूप में तीन बहुत फेमस है, पोटेशियम, फॉस्फोरस, है ना, नाइट्रोजन और पोटेशियम। उर्वरकों में ये तीन घटक होते हैं जो बड़े काम के होते हैं, है ना, उपजाऊता को क्या है, बनाए रखते हैं। ये कहानी समझ में आई यहाँ तक, इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीतल के दो धातुओं का मिश्रण है, यानी पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है। देखो पीतल की बात करें, पीतल जिसे अपने बोलते हैं ब्रास, पीतल की अपने बात करते हैं, ब्रास की अपने बात करते हैं। तो पीतल जिन दो धातुओं का मिश्रण होता है वो होता है कॉपर और जिंक, है ना। कॉपर जिसे अपने बोलते हैं तांबा और जिंक जिसे अपने बोलते हैं जस्ता। तो अब देखो पीतल के ये याद करें तो तांबा और जिंक, ब इसका सबसे बेस्ट आंसर है। ये नहीं है, तांबा और कांसा नहीं है, कांसा और पीतल नहीं है, तांबा और जिंक, तो ब हो गया, याद रह जाएगा, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी नहीं है, यानी कौन सी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी नहीं है। कल के पीपीटी में मैंने आपको ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में बात बताई थी, कुछ गैसें बताई थी, कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं, जिसमें मीथेन ग्रीन हाउस गैसें थी, नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, ऑर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये सबसे सही अपना आंसर है। ऑर्गन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है ना। तो ऑर्गन क्या होगा, ये होगा। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड का N2O, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। नाइट्रस ऑक्साइड को आपने लाफिंग गैस भी कहते हैं। हंसाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रस ऑक्साइड। और नाइट्रस ऑक्साइड का अगर उपयोग आपने ज़्यादा कर लिया तो ये बेहोश भी कर सकती है आपको, है ना। चलो, धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो धोने का सोडा होता है, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3।
सोडियम बाइकार्बोनेट है वो क्या है, धोने का सोडा है। और सोडियम कार्बोनेट है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो तो खाने का सोडा है, जबकि सोडियम कार्बोनेट है वो धोने का सोडा है, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.NH2O। तो अपना सबसे सही आंसर सी है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, इसे तो अपने खाने का सोडा कहते हैं, खाने का सोडा कहते हैं। इसे हम बेकिंग सोडा या कुकिंग सोडे के नाम से जानते हैं। इसे हम बेकिंग सोडा या इसे हम कुकिंग सोडा भी कहते हैं, बेकिंग सोडा या कुकिंग सोडा भी कहते हैं। किसे, सोडियम बाइकार्बोनेट को। जबकि धोने का सोडा कौन सा है, Na2CO3.NH2 सोडियम कार्बोनेट। सही नाम देखा जाए ना तो इसका क्या है, डेकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। तो स इसका सबसे सही आंसर है। चलो अब 18वें पे देखते हैं, स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है, स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है। तो देखो, ऑर्गन एक अक्रिय गैस है, नियोन एक अक्रिय गैस है, जिनोन है ना एक अक्रिय गैस है, हीलियम एक अक्रिय गैस है, यानी ये किसी से क्रिया नहीं करती है। लेकिन जो जिनोन है ना, जिनोन, इसे अपने अजनबी गैस या स्ट्रेंजर गैस भी बोलते हैं। इसे अजनबी गैस या स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है, क्योंकि ये कभी कभार क्या होती है, क्रिया कर लेती है। ठीक है। और ऑर्गन की परसेंटेज वायुमंडल में कितनी होती है, 0.94% होती है ना। रंगीन बल्ब में जो होते हैं वो नियोन गैस भरी जाती है। रंगीन बल्ब की बात करें तो नियोन गैस भरते हैं। हीलियम गुब्बारों में है ना, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, गुब्बारों में हाइड्रोजन व हीलियम का मिक्सचर भरते हैं, तो हीलियम होती है वो गुब्बारों में भरी जाती है ना। सी डाइवर्स होते हैं, गोताखोर होते हैं, या कृत्रिम श्वसन में हीलियम व ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, उनमें हीलियम और ऑक्सीजन का यूज करते हैं। तो अपना जो सबसे सही आंसर है वो है जिनोन। इसको स्ट्रेंजर गैस, अजनबी गैस कहते हैं, क्योंकि ये कभी कभार क्रिया कर लेती है। 19वां क्वेश्चन देखो, स्टील की कठोरता को बढ़ाने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है। तो देखो, स्टील होती है, स्टील में क्या क्या होता है। देखो, स्टील में कार्बन होता है, स्टील में लोहा होता है। देखो, स्टील लोहा ही है, एक प्रकार का लोहा है, उसमें कार्बन मिलाते हैं, उसमें क्रोमियम मिलाते हैं, उसमें निकल मिलाते हैं। क्रोमियम मिलाया जाता है मजबूती के लिए, है ना, मजबूती के लिए। और निकल होता है वो क्या करता है, स्टील को चमक प्रदान करता है ना, चमक प्रदान करता है। ठीक है। ऐसे स्टील को अपने स्टेनलेस स्टील बोलते हैं, धब्बा रहित स्टील कहते हैं, स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। तो बताओ, मजबूती प्रदान करनी हो तो क्या मिलाएंगे, अपने मिलाएंगे क्रोमियम। और चमक की बात करता तो निकल। तो आंसर क्या हो गया इसका, सर, है ना, सर। आगे चलते हैं। रक्त स्त्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है। रक्त स्त्राव को रोकने के लिए, ब्लीडिंग को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम के लवण, एल्यूमिनियम साल्ट का यूज किया जाता है। तो उस समय आंसर देना होता है पोटास एलम का। किसका यूज करते हैं, पोटास एलम का। फिटकरी का अपने यूज करते हैं, है ना, फिटकरी लगा लेते हैं। जैसे सेविंग वगैरह करते हैं तो कुछ लोग फिटकरी लगा देते हैं ना, कहीं पे ब्लेड से कटवट लग गया हो तो उसके ब्लीडिंग को रोकने के लिए फिटकरी लगा देते हैं। और फिटकरी जो पोटास एलम है, इसका फॉर्मूला पूछा जाता है दोस्तों, तो फिटकरी का फॉर्मूला होता है K2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, है ना। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसका है, फिटकरी का है ना। फॉर्मूला क्या है, K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये फिटकरी का सूत्र होता है दोस्तों। तो पोटास एलम के साथ साथ ये सूत्र भी आपको याद में रखना है। तो ये अपने आज के 20 अच्छे से क्वेश्चन थे। इसकी मैं PDF अचीवर्स के टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप उसको पढ़िए। वीडियो जरूर देखा करो दोस्तों, वीडियो से आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन मिलता है और चीज़ें एकदम माइंड में सेट हो जाती है। अगर केमिस्ट्री आपने पढ़ रखी है ना तो उसका रिवीजन बहुत अच्छे से होता है।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो इसको लाइक और शेयर जरूर किया करो दोस्तों, ताकि सभी को क्या है ये अच्छा सा जो माहौल बन रहा है इसका लाभ मिल सके। ठीक है, कंपटीशन जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा आपको पढ़ने में मजा आएगा और उतना ही अच्छा टीचर्स को पढ़ाने में मजा आएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल और 20 अच्छे क्वेश्चन के साथ में। ऐसे करके अपने केमिस्ट्री के 10 सेट करेंगे। 10 सेट का मतलब 200 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन में मैं आपको 2-3 नई बातें बता रहा हूँ। तो देखा जाए तो आपको केमिस्ट्री को 500 से 600 क्वेश्चन अच्छे से मिल जाएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, 10 सेट तक आपको बने रहना है। और जब ये पूरे 10 पेपर हो जाएंगे ना, तो आप एक अलग ही फील करोगे कि वास्तव में केमिस्ट्री में हमने कुछ सीखा है और क्वेश्चन के माध्यम से ही अपने ने अच्छी अच्छी चीजें सीख ली। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।